हेलो एंड नमस्कार। मैं निकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं राउत क्लास के चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हमने कुछ दिनों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख रहे थे, लेकिन आज की क्लास है वो क्लास 12th के लिए नहीं बल्कि क्लास 11th के लिए, क्योंकि 11th वालों को भी न लगे कि हाँ 11th क्लास यहाँ पर नहीं होती है। तो आज हम लोग चैप्टर 5 का जो भी क्वेश्चन होगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहतर होगा, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। जैसे आपको ओवरऑल देखा जाए तो आपको जैसे कि थंबनेल पर दिखाई दे रहा है, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एमएनएस से रिलेटेड। आपको ही पता है एमएनएस क्या होती है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। हम लोग एनडीए के रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे कि एनडीए में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी इस चैप्टर से देखेंगे। पैरामेडिकल से और बोर्ड एग्जाम तो है ही, तो ठीक है। तो आज का जो क्लास है वो स्पेशल क्लास है, किसके लिए? क्लास 11th वाले बच्चे के लिए। तो जो ही बच्चे क्लास 11th में अभी है उनको बता दें, यह जो क्लास है इसमें हम लोग चैप्टर 5, जिसमें चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्य का प्रकृति या द्रव्य की अवस्था, इसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। टोटल हम लोग के पास 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन को हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे। और रहा बात कि हाँ, इस क्लास 11 से लेकर जो भी चैप्टर है सभी का डिटेल्स क्लासेस आपको इस चैनल पर धीरे धीरे आएगी, ठीक है। अभी तत्काल हम लोग क्या करते हैं, केवल आपका केमिस्ट्री का जो भी एमसीक्यू है इस चैप्टर का उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला बोला है कि गैसों के अणुओं के बीच में आकर्षण बल कैसा होता है। आप भी जानते हो पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसमें अगर सबसे कम जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, जो आकर्षण बल होती है, वो गैस जो होती है उसमें होता है। द्रव में उसके तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होती है और सॉलिड में आकर्षण बल बहुत अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपसे पूछा गया है कि गैस के अणुओं के अंदर जो आकर्षण बल होती है वो क्या होती है। तो गैस के अंदर जो आकर्षण बल होती है वो बहुत ही कम होती है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी गैस के अंदर अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होती है वो बहुत कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चले। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है। तो आपको बता दें, आदर्श गैस समीकरण जो होती है वो होता है पीवी बराबर एन आर टी, ठीक है। जहां पर जो पी होती है वो दाब को बताता है, यानी कि प्रेशर को दिखाता है। जो पी होती है वो क्या बताता है? प्रेशर। और जो वी होती है वो आयतन को बताता है, यानी कि वॉल्यूम को। और जो एन होती है ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि मोल की संख्या होता है। और जो आर होती है वह आपका गैस नियतांक होता है, ठीक है। आर क्या होती है? आर आपका गैस नियतांक होता है, ठीक है। और जो टी होती है वह होता है आपका तापमान। तो आप ऑप्शन में देखो कि आदर्श गैस का समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी कहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। चलिए तो आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो सवाल पूछा है गैस का दाब मुख्यतः किस कारण से उत्पन्न होती है। तो ध्यान से सुनेंगे, गैस के अंदर जो दाब उत्पन्न होती है ना वो होता है गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस के कण होता है, वह कण क्या करता है, बाहर के जो जिस बर्तन में डाला जाता है उस बर्तन पर यह प्रेशर लगाता है। यानी गैस के जो कण है वो प्रेशर लगाता है जिस भी बर्तन, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक बर्तन ऐसे दिया हुआ है, इसमें गैस के कण है। ये गैस के कण क्या करते हैं, इस बर्तन के बाहर की तरफ क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, जिसके वजह से जो गैस के अंदर जो दाब होती है मुख्यतः किसके वजह होता है, तो जो अणु होती है वो जो बर्तन के दीवार से जब टकराता है तो उसके वजह से उसके अंदर आपका क्या होती है, दाब उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अणुओं की दीवार से टक्कर की वजह से उसकी दाब उत्पन्न होती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बॉयल के नियम। आप जानते होंगे, नहीं जानते तो हम बताते हैं बॉयल के नियम क्या होती है। तो बॉयल के नियम में होता है क्या है, आपका तापमान जो होती है, जो टेम्परेचर होता है वो नियत होती है। जो टेम्परेचर होती है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि तापमान नियत होती है, नियत होती है। तापमान क्या होती है? नियत होती है। और तापमान जब नियत होगी तो इसके लिए फॉर्मूला होती है, जो आयतन होगी वह आपका दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके? दाब का। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा कहाँ पर जो आयतन है वह दाब के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? आपका ऑप्शन नंबर बी। इसी नियम में कौन सा नियम कहते हैं? बॉयल के नियम। इसको समझा दे क्या होती है कि अगर प्रेशर जब बढ़ेगा ना तो किसी भी गैस का क्या होगी, जो आयतन होगी
वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का अर्थ ये होता है कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगी, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। और वही अगर दाब को घटा दिया जाए तो जो आयतन होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये है आपका बॉयल के नियम। बॉयल के नियम क्या होती है, तापमान कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर नियत होती है, टेम्परेचर के वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है, पर जो वैल्यू पर असर पड़ेगा वो वॉल्यूम और प्रेशर पर पड़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे यानी कि आयतन बढ़ाओगे तो सिंपल सा बात है प्रेशर कम जाएगा, मतलब उल्टा काम होगा। अगर प्रेशर बढ़ाओगे देन वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है, सॉरी, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगी, मतलब जस्ट उसके अपोजिट काम करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं चार्ल्स का नियम। आपको बता दें चार्ल्स का नियम में क्या होती है, इस समय दाब कांस्टेंट होता है, यानी कि प्रेशर क्या होती है, नियत होती है। इस समय आपका दाब नियत होता है, यानी यह कांस्टेंट होता है। और जब यह कांस्टेंट होता है तो फार्मूला होती है, वॉल्यूम जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घट जाएगी। सिंपल सा है कि आयतन तापमान के समानुपाती होती है, किस नियम के अनुसार, चार्ल्स के नियम के अनुसार। अब ऑप्शन में देखना कि किधर दिया गया है कि आपका जो आयतन है वो टेम्परेचर के समानुपाती है, तो साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आयतन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का, कब, जब दाब नियत हो, दाब कांस्टेंट। ठीक है, आगे चलते चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन बोला है कि गैस का तापमान किससे संबंधित होता है, यानी गैस के अंदर जो टेम्परेचर होती है वो किसके कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगी, तो ये जो गैस के जो कण होते हैं वो इसे रेंडमली मोशन करते रहता है, इधर उधर भुगाते रहता है। तो जो उसके अंदर जो कण होती है वो इधर तो घूमेगा, तो सिंपल सा बात है जो जितना कण घूमेगी उसके अंदर गतिज ऊर्जा उतना अधिक होगा। तो जो गैस के अंदर जो तापमान होती है वो उसके अंदर गतिज ऊर्जा की वजह से होता है। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा क्या लिखा है, कुल ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब। तो गतिज ऊर्जा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औसत गतिज ऊर्जा के कारण क्या होती है, जो गैस होता है गैस के अंदर तापमान होती है। बोलिए समझ में आ रहा है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि परम शून्य तापमान क्या होती है। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कमरे का ताप बोल रूम टेम्परेचर, कह सकते हो कि वही है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि परम ताप। तो परम तापमान का वैल्यू यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वैल्यू हम लोग समांतर रखते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 डिग्री सेल्सियस, यह होती है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वैल्यू। ठीक है, और अक्सर एग्जाम में या आप कहीं भी सुनते होंगे जब भी साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री का बात आएगा तो उसमें अगर परम तापमान बोला जाए एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसका वैल्यू यही होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। या इसको ये भी कह सकते हैं, आपको अगर कैल्विन में पूछ दिया जाए तो 0 कैल्विन जो होती है उसको भी लोग परम तापमान कहते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है आपको 27 डिग्री सेल्सियस को यानी 27 डिग्री सेल्सियस को आपको बदलना है किसमें, कैल्विन में। आप बहुत सिंपल तरीका जानते हैं, अगर आपको डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 273 में आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस को ऐड कर देना पड़ेगा। तो जो भी आपका डिग्री सेल्सियस दिया गया है उसमें क्या करो, उसको जोड़ दो 273 में। तो 273 में कितना डिग्री सेल्सियस दिया, 27 डिग्री सेल्सियस। दोनों को जब जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 700 हो जाएगा और 7 2 9 10 यानी 300 आपका क्या आ जाएगा, कैल्विन आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे कि 27 डिग्री सेल्सियस को जब कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 300 कैल्विन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बोला है गैसों के प्रसरण की दर का नियम किससे संबंधित, यानी गैसों का प्रसरण दर या विसरण की दर कौन दिया था। तो गैसों का प्रसरण एवं विसरण का दर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था ग्राहम, तो उन्होंने ग्राहम ने दिया था। अगर आपके पास ऑप्शन में दिख रहा होगा देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बोला है बॉयल का नियम, ऑप्शन बी चार्ल्स का नियम और ऑप्शन सी में आपका दिया है ग्राहम का नियम। क्या होती है, गैसों का विसरण नियम में गैस का डिफ्यूजन का जो रेट बताता है वो ग्राहम के लॉ बताता है। ठीक है, आगे की तरफ चले तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कहा है ग्राहम के नियम के अनुसार प्रसरण की जो दर होती है वो किसके, आपका इसमें से किसके समानुपाती और विषमानुपाती होता है। तो आपको बता दें ग्राहम के जो नियम था उसने बताया था कि जो रेट होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास यानी कि मोलर द्रव्यमान का। अब ऑप्शन में खोज लेते हैं कितने काबर है मोलर द्रव्यमान, यानी कि आपका मोलर द्रव्यमान एम खोजिए किधर है, और भी बट्टा में 1/√अंडर है। आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। यही जो नियम है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है
आपका मोलर मास का नियम था। इसी को नियम को कौन सा नियम कहते हैं? ग्राहम का नियम। ठीक है, ग्राहम का नियम क्या बताती है? गैसों के अंदर विसरण का दर या प्रसरण की दर इसके द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि समान ताप और दाब पर 1 मोल आदर्श गैस का आयतन निर्भर करता है। ऑप्शन बोला है गैस के रंग पर, ऑप्शन बोला है गैस के प्रकार पर, ऑप्शन सी बोला है केवल तापमान एवं दाब पर, और ऑप्शन डी बोला है केवल द्रव्यमान। तो आपको बता दें, जो सामान्य ताप और दाब पर जो 1 मोल आदर्श गैस का जो आयतन होती है वो निर्भर करता है तापमान पर और दाब दोनों पे। ठीक है, तापमान और दाब दोनों पर निर्भर करता है किसका? 1 मोल आदर्श गैस का आयतन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे की तरफ चले और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है यदि किसी गैस का केल्विन तापमान दोगुना कर दिया जाए, यानी कि तापमान को दोगुना कर देते हैं, तापमान क्या हो जा रही है? ये 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, और बोला है कि आपका दाब स्थिर है, दाब नहीं बढ़ रहा है, तो उसका आयतन बताओ कितना होगा। सिंपल सा बात है, ये कौन सा लॉ आपको लग रहा है कि अगर तापमान बढ़ रही है, 2 गुना हो जा रही है और दाब कांस्टेंट है, तो एक ही नियम है कि जब दाब नियत हो, दाब क्या हो? नियत हो, और तापमान दोगुना हो, दाब नियत है तो इसका मतलब चार्ल्स का नियम है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का हो जाएगा। तो जब अगर तापमान दोगुना बढ़ रहा है तो आयतन वो कितना गुना बढ़ जाएगा? 2 गुना। सिंपल सा बात, चार्ल्स का नियम क्या बोलती है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे आयतन बढ़ेगा। तो अगर तापमान दुगुना बढ़ जा रहा है तो आयतन वो दुगुना हो जाएगा कि ना? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, दोगुना हो जाएगी इसकी आयतन। ठीक है, यह कौन सा नियम था? यह चार्ल्स का नियम था। चार्ल्स के नियम में क्या होती है? दाब नियत होता है, और चार्ल्स के नियम के अनुसार जो आयतन होती है वो तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनकी समानुपाती होती है। चले आगे की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि गैस का आयतन स्थिर रखा जाए, अच्छा इस समय क्या बोला है? आपका आयतन फिक्स है, यानी कि V जो दिया है वो नियत दिया है। ठीक है, तो तापमान बढ़ाया जाए तो दाब क्या होगा? और तापमान को बढ़ा दिया जा रहा है तो दाब पर असर क्या पड़ेगी? तापमान नियत, ये भी नियत हो गया। तो जो ये फॉर्मूला है बॉयल का नियम है। आप बॉयल का नियम जानते हो कि जो वॉल्यूम होती है, नहीं बॉयल का नियम नहीं है, सॉरी, बॉयल का नियम है। बॉयल का नियम क्या होती है? जो प्रेशर होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं 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 नहीं, ये उसका नियम नहीं है। इसमें क्या नियम नियत बोला गया है आपको? ये वॉल्यूम नियत बोला गया है। आयतन, आयतन जब नियत हो तो तापमान बढ़ाने पर उसका दाब पर क्या असर पड़ेगी? दाब पर असर क्या पड़ेगी अगर आयतन नियत है? तो प्रेशर जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/V के, या बॉयल के नियम के अनुसार। ठीक है, चार्ल्स नियम, गेलुसे के नियम, गेलुसे क्या कहता है? बढ़ता। अच्छा हाँ, गेलुसे के नियम के अनुसार क्या होगा? अगर आप किसी भी गैस के आयतन को स्थिर रखते हो और तापमान बढ़ाते हो तो उसका दाब भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दाब क्या होती है? बढ़ेगी, क्योंकि गेलुसे का नियम कहता है कि जो दाब होती है ना वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं हम लोग? गेल-लुसेक का नियम। गेल-लुसेक का नियम कहते हैं इसको। तो इसमें क्या हो जाएगी आपका? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे आयतन बढ़ जाएगी। ठीक है, ये गेल-लुसेक का नियम था। ठीक है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो गया, कोई नहीं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस गैस का प्रसरण सबसे तेज होगा? सिंपल सा बात है, प्रसरण उस गैस का सबसे तेज होगा जिसका मोलर द्रव्यमान बहुत कम होगा। अब देखो ऑप्शन में क्या होगा, कौन सबसे कम मोलर द्रव्यमान वाला है? ऑक्सीजन ज्यादा है, नाइट्रोजन भी ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा हो जाएगा। तो कौन सा गैस बच रहा है? हाइड्रोजन। बहुत कैसे याद करके आएगा? हाइड्रोजन का मोलर परमाणु संख्या कितना होता है? एक, उसका दुगुना मतलब मोलर मास, इसे मोलर मास का एक होता है। ऑक्सीजन का निकालो 8 गुना 16, 16 गुना 32 हो, इसका निकालो नाइट्रोजन का 7 7 में 14 गुना 28 हो, दो दो सबका मॉलिक्यूल निकाला है। तो में सबसे कम कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 1 होती है, अब मोलर द्रव्यमान भी 1 हो जाएगा। 1 में 2 से गुना करोगे तो सबसे छोट में कौन था? 2 हाइड्रोजन था, इसलिए इसका विसरण का दर सबसे तेज अधिक किसका होगा? हाइड्रोजन। जिसका मोलर द्रव्यमान सबसे कम उसका प्रसरण दर उतना ही है, उसका विसरण दर उतना ही अधिक होता है। यह कौन सा नियम है? ग्राहम के नियम। जस्ट अगर पहले हम देखे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक गैस आदर्श गैस जैसा व्यवहार कब करेगा? अच्छा, वास्तविक गैस को आपको आदर्श गैस बनाना है तो एक ही तरीका से हो सकता है। आपको ताप को क्या करना पड़ेगा? ताप को क्या करना पड़ेगा? ताप को ज्यादा, ऑप्शन क्या दिए हैं? उच्च दाब और निम्न ताप पर। ठीक है,
निम्न दाब और उच्च ताप पर ना इन्हें निम्न दाब और उच्च ताप लेना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, वास्तविक गैस आपका आदर्श गैस सा बिहेव करेगा कि प्रेशर का वैल्यू कर दिया जाए और टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है, गैस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है तापमान कम रखना है और दाब को तय मतलब दाब बढ़ाना है। ठीक है, चलिए आगे तरफ चले, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्रांतिक तापमान के ऊपर क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है गैस का दाब शून्य हो जाती है। ऑप्शन बी बोला है गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी बोला है गैस का आयतन शून्य हो जाता है। और ऑप्शन डी बोला अणुओं की गति रुक जाती है। नहीं, गैस को केवल आप दाब बढ़ाकर उसको द्रव में बदल नहीं सकते, ताप भी जरूरी है कि ताप का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, तब जाके वो द्रव में कन्वर्ट होगा। आगे की तरफ चले, अगला क्वेश्चन बोला है यदि दो गैसों का मोलर मास क्रमशः 4 और 36 दिया है तो उनके प्रसारण का दर, आपको पता है रेट बराबर क्या होती है, प्रसारण दर का यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शन 1 मोलर मास होती है। ठीक है, हमको 2 को दे दिया, तब क्या करो स्क्वायर रूट ऑफ m2 बटा में m1 कर देंगे। यहाँ पर एगो गैस था इसलिए एगो m रखा गया, यहाँ 2 को दे दिया तो 2 को रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ आप क्या करोगे m2 मोलर मास कितना है 36, तो दूसरा का गैस का मोलर मास लिख दे 36, तो पहले का कितना है 4, काटोगे 20 कितना बार कर जाएगा 9 बार, स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसका होता है 3 का। ऑप्शन में कोई दिख रहा है पहले 3, हाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, 3 अनुपात इसका एक आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे की तरफ चले, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डाल्टन के आंशिक वाष्प दाब का नियम, वह सिंपल सा बात है, जब भी डाल्टन आए तो क्या होती है, आंशिक दाबों का जो योग होती है ना, वो जो ऑप्शन में किधर है योग, गुणनफल तो होगी नहीं, तो आंशिक दाबों का योग क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि P बराबर क्या होती है, आप पढ़े होंगे P1 प्लस का P2 प्लस का P3 प्लस का P4। ठीक है, जो P टोटल होता है आंशिक वाष्प दाबों का जो योग होती है वो बराबर होती है डाल्टन के नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे की तरफ चलो, अगला क्वेश्चन देखना, आदर्श गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी जेड का मान होती है, अरे 1 होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू आदर्श गैस के लिए कितना होती है, 1 होती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी सही होगा। ठीक है, आगे की तरफ चले और अगला क्वेश्चन को देखते हैं, गैस का दाब किस इकाई में मापा जाता है। गैस का दाब आप तो जानते हैं, दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए। आगे तरफ चले और अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक एटीएम दाब लगभग होता है, एक एटीएम दाब लगभग होती है 760 mmHg के बराबर, यानी कि पारा के मरकरी के बराबर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर 760 mmHg। ठीक है, आगे तो चले अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है एक बार लगभग कितने के बराबर होती है, तो इसको थोड़ा इसको सही से लिख दिया जाए ना, यहाँ बता दें, यहाँ पर लिखा है पहले तो एक यहाँ पर लिखा हुआ है 10, यहाँ लिखा हुआ है आपका 10 के पावर 5 पास्कल, यह लिखा है 10 के पावर 3 पास्कल, और ये दिया है 10 के पावर 5 पास्कल, और यहाँ 5 नहीं थे 2 थे। ठीक है, तो यहाँ था आपका 2, ये 5 हो गया, ये हो गया 10 के पावर 7 पास्कल, तो कौन सा सही हो जाएगा, 10 के पावर 5 पास्कल बराबर होती है एक बार। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल। आगे तो चले अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या स्थिर ताप पर गैस का दाब बढ़ाने पर उसका आयतन पर क्या असर पड़ेगा। स्थिर ताप है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया गया है, तो तापमान को नियत रखा गया है। पहले इसी क्वेश्चन को हम लोग देखे थे, कौन सा नियम भैया, गेल-लुसेक का नियम, तापमान स्थिर है और कह रहा है गैस का दाब बढ़ा रहे हैं, तो आयतन पर पी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल भी किसके लिए होता है भाई, सिंपल सा बात है, प्रेशर बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ जाएगी गेल-लुसेक के नियम के अनुसार। यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए 24 का आंसर क्या हो जाएगा कि अगर आप दाब बढ़ाओगे तो आयतन भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, चले आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बॉयल के नियम किस तापमान पर लागू होता है, स्थिर तापमान पर लागू होती है, जस्ट को पहले देखे थे। ठीक है, अगर तापमान स्थिर रखो तभी जाकर बॉयल का नियम लागू होगा। आगे तरफ चले, अगला क्वेश्चन, संयुक्त गैस नियम का सही समीकरण क्या होती है। संयुक्त गैस समीकरण के लिए समीकरण होती है P बराबर T बराबर का कांस्टेंट यानी कि नियत। अब खोजिए ऑप्शन में किधर दिया, P बराबर T यानी कांस्टेंट यानी कि नियत किधर दिया था, P बराबर T, P बराबर T का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, P बराबर T यानी कि कांस्टेंट नियत। ठीक है, यह होती है संयुक्त गैस का समीकरण। अगला क्वेश्चन की तरफ चले,
अगला क्वेश्चन पूछा है एवोगाद्रो का नियम किससे संबंधित है। एवोगाद्रो नियम संबंधित होती है गैस के आयतन जो होती है वो मोल की संख्या के समानुपाती होती है। ऑप्शन में खोजे किधर दिया है, ऑप्शन को थोड़ा सुधार दिया जाए तो पहला ऑप्शन है बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n, दूसरा का ऑप्शन है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, तीसरा का ऑप्शन है आपका टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, और चौथा ऑप्शन है आपका टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n। आपको दिख ही रहा होगा कहाँ पर दिया है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन है बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक मोल गैसों की कणों की संख्या कितनी होती है। एक मोल में गैस की कण की संख्या होती है 6.022 गुने 10⁻23। कभी कभी क्या होता है या दो दो के जगह पर 2 3 भी देता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, सेम ही बात। आपको देखो किधर दिया है तो इसको थोड़ा इसको भी अरेंज कर दिया जाए। ऐसे समझदार आप लोग हैं, 10⁻23 खोजिए कहने का बारे। ऑप्शन नंबर ये दिया है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये वाला आंसर, यानी 6.022 गुने 10⁻23 है ना। क्वेश्चन मजेदार, देखा जाए अगला क्वेश्चन। चलिए तो अगले क्वेश्चन का तो देखते हैं। और अगला क्वेश्चन को देखिए, कहा है एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर एक मोल आदर्श गैस का आयतन लगभग कितना होता है। यह सवाल तो कई बार कंपटीशन में पूछा हुआ है। कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। मोस्टली कंपटीशन में सवाल पूछा हुआ है कि एक मोल गैस में कितना लीटर होती है आयतन, 22.4 लीटर। उसको याद ही कर तो भी एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। अगला क्वेश्चन, गैस का घनत्व किसके संबंधित होता है। तो इसका ट्रिक होती है, गैस का घनत्व जो होती है वो डी बराबर होता है पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री नहीं, पीएम बटा में आरटी। ठीक है, इसका ट्रिक ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री अक्सर रात को जाते हैं ना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हाँ यही बना, तो डी बराबर पीएम बटा आरटी, पीएम रात को आते हैं इसलिए पीएम बटा आरटी। ये हमने बनाया ट्रिक, थोड़ा सा फालतू टाइप का नहीं समझ आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, समान ताप और दाब पर गैस का मोलर मास बढ़ने पर उसका घनत्व क्या होगा। घनत्व भाई साहब मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो अगर आप मोलर मास बढ़ाओगे तो घनत्व वो क्या हो जाएगा, घनत्व भी बढ़ जाएगी। मोलर मास बढ़ने से डेंसिटी यानी कि घनत्व का वैल्यू बढ़ता है। जो घनत्व होती है समानुपाती होता है किसका, मोलर द्रव्यमान का। तो जब मोलर द्रव्यमान अगर बढ़ा रहे हो तो किसी भी गैस का घनत्व भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अनुसार गैस का जो अणु होती है, जैसे कि पहले वो बता रहे थे, ये रैंडमली मोशन करता है, इन्होंने बुवाते रहता है, घूमते रहता है। ठीक है, जिसके वजह से कैनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अनियमित गति करते रहते हैं। आगे चले और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। गैसों के अणुओं का औसत गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो गैसों की अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा निर्भर करती है परम तापमान पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि परम तापमान है ना। क्वेश्चन बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। गैसों के अणुओं के बीच जो टक्कर मानी जाती है, तो अणु जब भी गैस के अणु के बीच टक्कर होगी वह समांतर प्रत्यास्थ टक्कर होता है, इलास्टिक कोलिजन होती है। इलास्टिक कोलिजन कहाँ दिया है, पूर्णतः प्रत्यास्थ, सॉरी और प्रत्यास्थ पर टिक लग गया। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, ऑप्शन नंबर ए का सही, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर इसका राइट आंसर है। ठीक है, परफेक्टली कोलिजन यहाँ पर होता है इलास्टिक वाला। अगले का क्वेश्चन चलता है, ग्राहम्स लॉ के प्रसारण की दर किसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मोलर द्रव्यमान। जैसे पहले देखे थे कि जो आर होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एम का। एम क्या होती है, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान के आपका वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सा सही हो जाएगा, मोलर मास यानी कि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। H2 और O2 का प्रसारण दरों की अनुपात क्या होगी। H2 और O2 बोला है ना, तो आप निकाल लो, पहले O2 का लिख दो। O2 का मोलर द्रव्यमान R दूना 16, ठीक है, और 16 दूना 32, क्या वो रखना है, ऑक्सीजन का 16 हो गया, और आपका हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 को, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है ना। तो जब 2 मॉलिक्यूल्स है तो भाई इसको देख लेते हैं फिर से इतना बढ़िया से। हम जानते हैं कि रेट जो होती है वो स्क्वायर रूट 1/m के बराबर होता है। अरे ऐसे भी नहीं, एक मिनट, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ m का होता है। तो r अगर बराबर निकाला जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ m। ठीक है, तो ये हो जाएगा m2 बटा में m1। अगर 2 मॉलिक्यूल दिया, ऑक्सीजन के क्या मॉलिक्यूल है 2, एक ऑक्सीजन का होता है 16 दूना 32, हाइड्रोजन कितना हो जाते हैं 2, तो गुना कर देते हैं, काटेंगे इसको कितना वाला कर जाएगा
16 बार में 16 किसका स्क्वायर रूट है? 4 का। 4:1 ऑप्शन में दिया है। हाँ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4:1। ठीक है, आगे तब चले, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वास्तविक गैसों के आदर्श गैस को अधिक विचलित नहीं होती है। वास्तविक गैस निम्न दाब तथा उच्च ताप पर, निम्न दाब तथा उच्च ताप खोजिए किधर है। निम्न दाब तथा उच्च ताप पर ऐसा होता है, तो निम्न दाब और उच्च ताप ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। इसी पर क्या होती है, वास्तविक गैस आदर्श गैस से ज्यादा विचलित नहीं होता। अगला क्वेश्चन, वांडरबल समीकरण किसके लिए उपयोग किया जाता है? वांडरबल उपयोग किया जाता है वास्तविक गैस के लिए। ठीक है, बस इस स्लाइड में 40 क्वेश्चन था, तो इस चैप्टर के 40 क्वेश्चन है। जो भी बच्चे 11th में उसको जरूर देख लेंगे। इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास 11th का और सारा आएगा, जैसे इसके बाद आएगा थर्मोडायनेमिक्स का। तो आप लोग 11th में होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर जाए आप उसको देख पाए और अपनी तैयारी को और बेटर कर पाए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।